18 सितंबर की सर्दी डकोटा इलाके में अब तक की सबसे कठोर सर्दी थी, जिसे कोई भूल नहीं पाता। बर्फ महीनों तक घने लगातार पर्दों की तरह बरसती रही और जमीन इतनी गहरी जमी कि मजबूत से मजबूत आदमी भी कुल्हाड़ी और फावड़े से उसे तोड़ने में पसीना बहाते थे। ठीक इसी बेरहम मौसम में थॉमस विटमैन को अपने 43 सालों की जिंदगी में सबसे मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। थॉमस ने अपनी जवानी से ही किसानी की थी, उसी जिद्दी प्रेरी जमीन पर जो उसका बाप दशकों पहले हासिल कर चुका था। जब बारिश आती, मिट्टी अच्छी हो जाती, लेकिन हाल के सालों में बारिश ने साथ नहीं दिया। उसकी पत्नी मार्था पिछली वसंत में चली गई। उसे कर्जों के बोझ से अकेला छोड़कर जो अनजान खेत में उगने वाली खरपतवार की तरह बढ़ते जाते थे। बैंक ने उसका ज्यादातर पशुधन ले लिया था और फसल के अगले मौसम से पहले खेत भी चला जाएगा। इसलिए जब उस धुंधले फरवरी की सुबह डॉक्टर हेंडरसन ने उसे एक असामान्य प्रस्ताव रखा, तो थॉमस ने अपने पेट में उठ रही असहज उलझन के बावजूद ध्यान से सुना। मैं जानता हूं यह काम तुम्हारे जैसा नहीं है, थॉमस, बुजुर्ग डॉक्टर ने कहा, जबकि वो मर्केंटाइल स्टोर में खड़े थे और अपने तार वाले चश्मे को ठीक कर रहे थे। लेकिन मैं खुद मुश्किल में हूं और तुम ऐसे कुछ एक लोगों में से हो जिन पर इस तरह की नाजुक बात पर भरोसा किया जा सकता है। थॉमस ने अपने घिसे हुए जूते से एक पैर को दूसरे पर टिकाया, डॉक्टर को आगे बोलने का इंतजार करते हुए। कल एक युवती शहर से होकर गुजरी, एक घुमंतू परिवार के साथ। उन्होंने उसे करीब 16 किलोमीटर दक्षिण में सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब तक वो उसे मेरे पास लेकर आए, वो डॉक्टर हेंडरसन रुके, सावधानी से शब्द चुनते हुए। वो मर चुकी लग रही थी, कोई नब्ज नहीं मिली, सांस नहीं दिखी, ठंडी जैसे सर्दी ही हो। डॉक्टर ने अपना टोपी उतारी और अपनी पतली ग्रे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, वो परिवार नहीं रुक सका। उनके अपने दिक्कतें थीं और लंबा सफर बाकी था। उन्होंने उसकी दफनाई के लिए कुछ सिक्के छोड़े, लेकिन जमीन इतनी जमी हुई है कि नियमित कब्र खोदने वाला भी नहीं कर पा रहा। उसकी गठिया उसे बुरी तरह से परेशान कर रही है। थॉमस को अब समझ आ गया था कि उसे क्यों बुलाया गया। किसानी के सालों ने उसे मजबूत कंधे और ऐसी हाथें दिए थे जो जिद्दी मिट्टी से निपटना जानती थी। लेकिन इस स्थिति में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। डॉक्टर, उसने धीरे से कहा, अगर वो कल से ही चली गई है तो क्यों ना वसंत में इंतजार करें, जब जमीन थोड़ी नरम हो जाए। डॉक्टर हेंडरसन असहज दिखे। वो तो यही बात है थॉमस, पूरा मामला कुछ सही नहीं लगता। वो परिवार जो उसे लाया, वो घबराए हुए थे, जल्दी से निकल जाना चाहते थे। और वो लड़की, वो किसी प्राकृतिक मौत जैसी नहीं लगती, कोई बीमारी या चोट के निशान नहीं जो मैं देख पाया, बस स्थिर। थॉमस ने डॉक्टर के खुरदरी सूरत पर गौर किया। डॉक्टर हेंडरसन ने काउंटी में आधे से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया था और बीमारों की देखभाल 20 साल से ज्यादा समय से कर रहे थे। अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा था तो शायद सच में था। मुझे इस काम की जरूरत है, थॉमस ने शांत स्वर में माना। पैसे मदद करेंगे और मैं इस मौसम में खुदाई बेहतर तरीके से कर सकता हूं। मैंने यही सोचा था, डॉक्टर हेंडरसन ने राहत भरी आवाज में कहा। लेकिन थॉमस, अगर कुछ भी असामान्य लगे, कुछ भी, तो तुरंत मेरे पास आना, वादा करो। थॉमस ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि एक दफनाई में क्या असामान्य हो सकता है जो पहले से ही अजीब ना हो। डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस के पीछे के छोटे कमरे में ले जाया, जहां युवती एक साधारण लकड़ी के टेबल पर साफ सफेद चादर से ढकी पड़ी थी। जब डॉक्टर ने चादर हटाई, थॉमस ने गहरी सांस ली। वो इतनी सुंदर थी कि आदमी कविताएं लिखने लगे जो उसने कभी नहीं सीखी। उसके सुनहरे बाल तकिए पर फैले हुए थे जैसे पीसी हुई गेहूं, और उसके चेहरे पर इतनी शांति थी जो किसी को लगता कि वो सर्द सड़क पर मरने वाली नहीं हो सकती। उसकी त्वचा, हालांकि फीकी, में एक ऐसी खासियत थी जो थॉमस बता नहीं पाता। वो ज्यादा लगती थी जैसे गहरी नींद में सो रही हो, न कि इस दुनिया से चली गई हो। तुम्हें कितनी उम्र लगती है उसकी? थॉमस ने धीरे से पूछा। पक्का कहना मुश्किल, शायद 25 या 30। कोई पहचान पत्र नहीं, कोई सामान नहीं एक्सेप्ट जो कपड़े पहने हुए थी। डॉक्टर हेंडरसन ने उसे फिर से चादर से ढक दिया। वो परिवार ने कहा कि उन्हें उसका नाम नहीं पता। उस सुबह का बाकी समय थॉमस ने दफनाई की तैयारी में बिताया। उसने शहर के बाहर छोटे कब्रिस्तान में एक शांत जगह चुनी,
एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे जो गर्मी में छाया देता। जमीन सच में पूरी तरह जमी हुई थी, लेकिन थॉमस ने जिद्दी मिट्टी से जीवन उगाने के सालों से सब्र सीखा था। उसने पास में एक छोटी आग जलाई और धीरे धीरे काम किया, गर्मी से मिट्टी को इंच इंच नरम करते हुए। दोपहर तक उसने करीब 60 सेंटीमीटर गहराई तक खोद लिया। यह काम धीमा और मुश्किल था और उसके हाथ मोटी दस्तानों के बावजूद सुन्न पड़ गए थे। बर्फ अभी भी आलसी फाहों में गिर रही थी और छोटा सर्द दिन अब शाम में घुलने लगा था। थॉमस डॉक्टर हेंडरसन के ऑफिस लौटा और युवती को लेने गया। दोनों ने उसे सावधानी से एक साधारण पाइन के ताबूत में लपेटा, जो डॉक्टर ने स्थानीय बढ़ई से खरीदा था। जब वो उसे शांत सड़कों से होते हुए लेकर गए, थॉमस को अपनी मार्था की याद आई और ये दफनाई उस भयानक दिन से कितनी अलग लगी जब उसने अपनी पत्नी को विदाई दी थी। कब्र के पास थॉमस ने ताबूत को आंशिक रूप से खोदी गई कब्र में धीरे से उतारा। ये अभी के लिए काफी था। वो सुबह में खुदाई खत्म कर और दफनाई पूरी कर लेगा। लेकिन जब उसने पहली मिट्टी डालने से पहले रुका, तो शायद ये उस लैंप की रोशनी की वजह से थी जो ताबूत के ढक्कन पर झिलमिलाती थी, या शायद यह सिर्फ वो अजीब सा एहसास था जो पूरे दिन उसे लगातार रहा कि कुछ ठीक नहीं है। जो वजह हो, थॉमस खुद को उस कब्र के बगल में घुटनों के बल बैठा पाया और सावधानी से ताबूत को आखिरी बार खोला। वो जवान औरत ठीक वैसे ही लेटी थी जैसे उन्होंने उसे रखा था, हाथ शांतिपूर्वक छाती पर मोड़े हुए। लेकिन जैसे ही थॉमस ने करीब से देखा, उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी सांस अटक गई। क्या ये उसकी कल्पना थी या उसकी त्वचा सुबह से ज्यादा रंगली हुए लग रही थी? वो और करीब झुका और तभी उसने देखा उसकी पलकों के नीचे हल्की सी हलचल, जैसे वो सपना देख रही हो। थॉमस हैरानी से ताकता रहा। सांस लेने में भी डर लग रहा था। फिर जैसे वो देखता रहा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वे सबसे खूबसूरत नीली आंखें थीं जो उसने कभी देखी थी, और वे सीधे उसकी ओर देख रही थी, एक मिश्रण में भ्रम और कृतज्ञता का, जो उसके दिल को कई धड़कनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कहां? उसने फुसफुसाई। उसकी आवाज ठंडी हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं कहां हूं? थॉमस अपने घुटनों पर पीछे बैठ गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। तुम सुरक्षित हो, उसने धीरे से कहा, हालांकि उसे खुद पर यकीन नहीं था कि यह सच है। तुम मिलब्रुक में हो। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो उठने की कोशिश करने लगी और थॉमस ने तुरंत उसकी मदद की, अपने भारी कोट को उसके कंधों पर लपेटते हुए। वो अब कांप रही थी, जो एक अच्छा संकेत लग रहा था। मुझे याद है कि गिर रही थी, उसने धीरे से कहा। ठंड? कोई कह रहा था कि मैं, लेकिन यह तो संभव नहीं है ना? उसने चारों तरफ कब्रिस्तान और खुली कब्र को देखा और फिर उसकी आंखों में समझ आ गई। ओह मेरे भगवान, क्या तुम मुझे दफना रहे थे? थॉमस ने शांत से कहा। हां मैडम, हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि मैं बेहद खुश हूं कि तुम पहले ही जाग गई। सब कुछ के बावजूद वो मुस्कुराई। वो मुस्कान जैसे उनके आसपास की ठंडी सर्द हवा को गर्म कर रही थी। मैं एलिजाबेथ हूं, उसने कहा। एलिजाबेथ कार्सन। मुझे नहीं लगता कि तुम जानते हो कि मैं यहां कैसे पहुंची। थॉमस ने उसे उठने में मदद की, देखते हुए कि वो काफी स्थिर लग रही थी, हालांकि अभी भी भ्रमित। कल एक घुमंतु परिवार ने तुम्हें हमारे डॉक्टर के पास लाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें सड़क पर पाया। सबने सोचा कि तुम। वो रुका, उस वाक्य को संवेदनशील तरीके से खत्म करने में अनिश्चित। मर गई? एलिजाबेथ ने सरलता से कहा। मुझे याद है कि कितनी ठंड लग रही थी, कितनी थकान। मैं बर्फ में सो गई होंगी। उसने थॉमस की ओर आश्चर्य से भरी आंखों से देखा। तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम बिना देखे मुझे दफना देते तो वो विचार ने थॉमस को ऐसी ठंडक दी जो सर्दी से बिल्कुल अलग थी। उस बारे में मत सोचो, उसने दृढ़ता से कहा। महत्वपूर्ण यह है कि तुम जिंदा हो और सुरक्षित हो। वे धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़े, थॉमस अपने लाल अटेन को लेकर और एलिजाबेथ उसके कोट में लिपटी हुई। रास्ते में उसने उसे जो कुछ याद था बताया। वो अकेली यात्रा कर रही थी, अगली जगह पर एक दूर के रिश्तेदार से मिलने, जब अचानक बर्फीले तूफान में उसका घोड़ा उसे पटक गया। वो घंटों बर्फ में भटकती रही, फिर गिर पड़ी। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है,
उसने कबूल किया जब वे मिलब्रुक के किनारे पहुंचे। कोई घोड़ा नहीं, कोई सामान नहीं, और मेरा रिश्तेदार शायद सोच रहा है कि मैं क्या हुई। थॉमस ने खुद से सोचे बिना ही एक प्रस्ताव दे दिया। तुम मेरे घर पर रह सकती हो जब तक तुम्हारी ताकत वापस ना आ जाए और तुम्हारे अगले कदम तय ना हो जाए। ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन गर्म है और मुझे साथ अच्छा लगेगा। एलिजाबेथ रुक गई और हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मुझे जानते तक नहीं हो सकता है कि मैं कोई अब अच्छी इंसान हूं जो बस कुछ बुरी किस्मत से गुजरी हो। थॉमस ने धीरे से टोकते हुए कहा, बाकी सबकी तरह। अगले दिनों में एलिजाबेथ ठीक वैसी ही साबित हुई। वो समझदार, दयालु थी और थॉमस के शांत फार्म हाउस में ऐसी रोशनी लाती थी जो उसे मार्था के जाने के बाद कभी नहीं मिली थी। उसने उसके विरोध के बावजूद खाना बनाने और साफ सफाई में मदद की, और शाम को वे आग के पास बैठकर अपनी जिंदगियों की कहानियां साझा करते। एलिजाबेथ पहले शिक्षिका थी। इससे पहले कि वो पश्चिम की ओर जाए, उसे किताबें और सीखना पसंद था, और वो जटिल विचारों को सरल शब्दों में समझाने में माहिर थी। थॉमस ने उसे वो बातें बताईं जो उसने किसी से नहीं कही थी। अपने फार्म से जुड़ी परेशानियां, मार्था की मौत के बाद की एकाकी, और सब कुछ खो देने के डर के बारे में। तुम जानते हो, एक शाम एलिजाबेथ ने कहा जब वे किचन की खिड़की से बरसती बर्फ देख रहे थे, मैं सोच रही हूं कि जो हुआ वो कब्र में पहुंचने के बारे में। थॉमस ने अपनी चाय से नजरें उठाई। क्या? मुझे लगता है कि शायद ये सब ठीक वैसे ही होना था। मौत के कगार पर पहुंचने वाला हिस्सा नहीं, लेकिन यहां तक पहुंचकर तुम्हारे पास आना। वो मुस्कुराई, वो गर्म मुस्कान। मुझे विश्वास है कि कभी कभी हमारी जिंदगी के सबसे बुरे पल दरअसल सबसे अच्छे पलों के दरवाजे होते हैं। जैसे जैसे सर्दी धीरे धीरे वसंत में बदलती गई, थॉमस और एलिजाबेथ ने पाया कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया जो न तो ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों को बेहद जरूरत थी। उसने उसे फार्मिंग के नए तरीके सिखाए जो उसकी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करते थे। उसने उसे वो स्थिरता और साथ दिया जो वो हमेशा चाहती थी। एक गर्म अप्रैल की सुबह, जब वे उसके फार्म हाउस के पीछे के बगीचे में काम कर रहे थे, थॉमस ने उठकर देखा कि एलिजाबेथ उसकी एक मुर्गी की हरकत पर हंस रही है। वो नजारा उसे उस संतोष से भर दिया जो उसे लगता था कि हमेशा के लिए खो गया है। एलिजाबेथ, उसने कहा अपना खुरपी रखते हुए, मुझे कुछ पूछना है। वो उसकी ओर मुड़ी, हाथों पर मिट्टी और आंखों में खुशी। क्या है? थॉमस, क्या तुम यहां हमेशा के लिए रहना चाहोगी, मेरी मदद करने वाली के रूप में नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के रूप में? एलिजाबेथ की मुस्कान वसंत की धूप से भी चमकीली थी। थॉमस विटमैन, उसने कहा, मैं सोच रही थी कि तुम कभी पूछोगे ही नहीं। वे जून में उस छोटी सी चर्च में शादी के बंधन में बंध गए जहां थॉमस ने कभी मार्था को विदाई दी थी। वही कब्रिस्तान जहां उसने एलिजाबेथ को लगभग दफना दिया था, अब उन फूलों से भर गया था जो दोनों ने साथ मिलकर लगाए थे, और ओक का पेड़ उनकी शादी की रिसेप्शन के लिए छाया देता था। सालों बाद जब लोग थॉमस से पूछते उस दिन के बारे में जब उसने अपनी पत्नी से मुलाकात की, तो वह हमेशा रुक जाता और उसकी आंखों में वो गहरी सोच भरी नजर आ जाती। मैं उसे दफनाने के लिए ही नौकरी पर लगा था, वह कहता। एलिजाबेथ को उनके साथ लगाए गए बगीचे में बच्चों की देखभाल करते देखते हुए, लेकिन उसके पास पूरी तरह अलग योजनाएं थी। मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात तो यही रही कि मैंने वो नौकरी की जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। और एलिजाबेथ मुस्कुरा उठती, जोड़ती, कभी कभी जीवन को पूरी तरह रुकना पड़ता है ताकि वो फिर से शुरू हो सके, ऐसे तरीकों से जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। उनका फार्म हाउस पूरे इलाके में मशहूर हो गया, एक ऐसी जगह के रूप में जहां यात्री गर्म खाना और सुरक्षित आराम पा सकते थे। थॉमस और एलिजाबेथ ने कभी किसी को मना नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि दोनों को याद था कि अजनबियों की दया की जरूरत कैसी लगती है। खेत उनकी मिली जुली देखभाल में फलता फूलता रहा और उन्होंने 4 बच्चे पाले जो बड़े होकर समझ गए कि जीवन की सबसे अहम बातें अक्सर सबसे डरावने लम्हों के भेष में आती हैं। और शांत सर्दियों की रातों में जब खिड़कियों के बाहर बर्फ गाढ़ी और अमन वाली गिरती थी, थॉमस और एलिजाबेथ आग के पास बैठकर हैरान होते कि प्यार हमें कैसे ढूंढ निकालता है जब हम इतने बहादुर होते हैं कि अपने दिल को खुला रखें।
भले ही सबसे गहरे अंधेरे में।